क्लास 10 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने पीएच के सवालों के बारे में बात कर ली थी और पीएच के सवाल आशा करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं बेटा, 2 नंबर 3 नंबर में ये पूछे जाते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आया है, तिलकु में भी आया है, दीर्घ तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आशा करूँगा कि सारे बच्चे प्रैक्टिस करें सवालों की अच्छे से, और जो सवालों की प्रैक्टिस होगी उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सामने दूंगा जब मैं आपसे टेस्ट लूँगा। तो मैं सारे बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ लो। पीएच के सवाल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए अगला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ लवण के बारे में किसके बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ? लवण के। देखो, हम जब लवण की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो लवण की परिभाषा में विशेष तौर पे हमें याद रखना है लवण। हमारा टॉपिक क्या है? लवण के बारे में बात करें। लवण क्या होते हैं? तो परिभाषा में आता है जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो इस क्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। लवण की परिभाषा में हमें बात करनी है लवण क्या होते हैं। जब अम्ल की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं? क्षार के साथ कराते हैं। तो इस क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम प्रमुख रूप से किसके नाम से जानते हैं? लवण के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जल के निर्माण का भी कार्य किया जाता है। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया के नाम से क्या करते हैं? जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने लूं, हमने HCl एक अम्ल है, NaOH एक प्रमुख रूप से पाए जाने वाला क्षार। HCl को हमने क्यों कहा? क्योंकि H+ आयन प्रदान करने का कार्य करेगा। और NaOH को प्रमुख रूप से क्षार क्यों कहा? क्योंकि ये OH- आयन प्रदान करने का क्या करेगा? कार्य करेगा। करा दूं जरा इसकी क्रिया। सिंपल सी क्रिया है। Na किसके साथ क्रिया कर लेगा? Cl के साथ क्रिया कर लेगा। क्या बना देगा? NaCl को बना देगा। बचा क्या? OH बचा और H बचा। क्रिया करा दो। कितने H हैं? 1 और 2। 2 H हो गए, 1 हो गया। क्या बन जाएगा? H2O के यहाँ पे निर्माण का क्या कर लेंगे? कार्य कर लेंगे। तो जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराने का कार्य किया, इस क्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड को हम प्रमुख रूप से क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप लवण तथा प्रमुख रूप से जल की क्या होती है? प्राप्ति। यही क्रिया जो होती है, इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। समझ में आ गई होगी बात। बहुत सिंपल सी बात है, टेक्निकल बात है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया के बारे में मैंने जब बताया था तब मैंने वहां पर आपको सिखाया। अम्ल की एक आधुनिक परिकल्पना जो प्रस्तुत की जाती है, आधुनिक परिकल्पना के आधार पर क्या माना जाता है? आधुनिक परिकल्पना के आधार पर जो लवण है, लवण के बारे में कहा जाता है लवण वे पदार्थ होते हैं। बहुत सिंपल सी बातें सिखा दूंगा बेटा, बहुत छोटी छोटी भाषाएं हैं मेरे पास। लवण क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जिन्हें किसमें घोले जाने पर? जल में घोले जाने पर। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोले जाने पर वह धनावेश तथा ऋणावेश के रूप में टूटने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। प्राप्त होने वाला जो धनावेशित भाग होता है, इसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अम्लीय मूलक के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और जो प्राप्त होने वाला ऋणावेशित भाग होता है, इसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसके नाम से? क्षारीय मूलक के नाम से क्या करते हैं? इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इन्हीं को हम प्रमुख रूप से लवण के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। सिंपल भाषा, टेक्निकल भाषा, बहुत सिंपल भाषा। लवण क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको जल में घोले जाने पर वह 2 आवेशित भागों में टूटने का कार्य करते हैं। प्राप्त होने वाले धनावेशित भाग को हम प्रमुख रूप से अम्लीय मूलक कहते हैं। प्राप्त होने वाला जो ऋणावेशित भाग होता है इसको हम प्रमुख रूप से क्षारीय मूलक के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को हम लवण के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जैसा मैंने पढ़ाया वैसे ही पढ़ना, तो 1 मिनट में याद हो जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लवण क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जिन्हें जल में घोले जाने पर वह 2 आवेशित भागों में टूटने का कार्य करते हैं। प्राप्त होने वाले धनावेशित भाग को अम्लीय मूलक तथा ऋणावेशित भाग को हम क्षारीय मूलक के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को हम प्रमुख रूप से लवण के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे, है ना। उदाहरण ले लो, NaCl ले लिया हमने। जैसे NaCl को हमने प्रमुख रूप से मान लीजिए जल में घोला तो टूट जाएगा। काय में टूटेगा?
Na+Cl- है ना। जो धनावेशित भाग है इसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कौन से मूलक के नाम से जानते हैं? अम्लीय मूलक के नाम से। ठीक है। और जो Cl- होगा इसको हम प्रमुख रूप से किस मूलक के नाम से जानते हैं? क्षारीय मूलक के नाम से क्या करते हैं? हो गया कि नहीं हो गया? तो लवण वे पदार्थ होंगे जिनको जल में घोले जाने पर वह दो आवेशित भागों में टूटने का कार्य करेंगे। प्राप्त होने वाले धनावेशित भाग को अम्लीय मूलक और जो ऋणावेशित भाग है इसको हम क्षारीय मूलक के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इस प्रकार से पाए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं, इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थ को हम प्रमुख रूप से लवण के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक परिकल्पना तक हो गया। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, नोटबुक में आप आसानी से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसके अंतर्गत नहीं होगी। इसके बाद आती है लवण का पीएच मान कितना होता है। तो क्वेश्चन आता है लवण का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन होता है ना, क्योंकि क्यों होता है 7? जब ये क्वेश्चन पूछे तो लवण का निर्माण कब होता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो इस क्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। अम्ल से हमें H+ प्राप्त होगा और क्षार से हमें प्रमुख रूप से OH- की क्या होगी? प्राप्ति। जितनी मात्रा में हमें H+ प्राप्त हो रहा उतनी मात्रा में हमें OH- आयन की क्या हो जाएगी? प्राप्ति। तो जितनी मात्रा में H+ और OH- आयन अगर बराबर मात्रा में प्राप्त हो गए तो प्रमुख रूप से पाए जाने वाला विलयन जो होगा वह प्रमुख रूप से कैसा विलयन कहलाएगा? उदासीन विलयन के नाम से क्या किया जाएगा? जाना जाएगा। इस प्रकार से पाए जाने वाला पदार्थ जो होगा उसको हम प्रमुख रूप से लवण की श्रेणी के अंतर्गत रखने का कार्य कर सकते हैं। तो लवण का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ लिया। अब कुछ प्रमुख लवण के बारे में हम इसको स्टार्ट करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ प्रमुख लवण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे सारी चीजें। साधारण नमक, सबसे पहले लवण के बारे में बात करते हैं। साधारण नमक फॉर्मूला सबको मालूम ही है। नमक का क्या होता है? NaCl। अणुभार कितना होता है? 56। कैसे निकालिए? सोडियम परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 22 होता है और Cl 17 दूनी 34 होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो अब टोटल कितना हो जाएगा? सोडियम का कितना जोड़ना है? 22 और क्लोरीन का 34 जोड़ दो तो 4 और 2 6 और 3 2 और 56 अणुभार हो जाएगा। प्राप्ति स्थान कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सबको मालूम है कि भैया जितने भी हमारे पास प्रमुख रूप से पाए जाने वाले समुद्र हैं, समुद्र में हम क्या करते हैं? क्यारियां बना देते हैं, बना दी क्यारियां, और उनमें पानी को क्या कर लेते हैं? एकत्रित। पानी धीमे धीमे एवोपरेट हो जाता है, वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर प्रमुख रूप से वायुमंडल में क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और जो पाए जाने वाली सोडियम क्लोराइड की जो परत है वह प्रमुख रूप से हमारी क्यारियों के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करती है? कार्य करती है। वहां से हम नमक को निकालते हैं, उसका शोधन करते हैं, उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। सोडियम क्लोराइड का उपयोग क्या है? इसका उपयोग भोजन में किया जाता है, खाने में नमक डालने का कार्य करते हैं। इसका उपयोग कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडे के निर्माण में किया जाता है। ये सब कपड़े धोने वाले सोडे हैं, खाने वाले सोडे हैं, उनके बारे में बताते हैं। इसका उपयोग सोडियम धातु तथा क्लोरीन के निर्माण में भी किया जाता है। चूंकि NaCl है तो इससे Na भी प्राप्त हो रहा है और Cl भी प्राप्त हो रहा है। इसके बाद इसका उपयोग शरीर के पीएच मान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। शरीर में हमारे बेटा सोडियम की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी प्रमुख रूप से क्रियाएं होती है ना, आवागमन की जो भी क्रिया होती है, संदेश को लाना, संदेश को ले जाना, ये सब न्यूरो सिस्टम के ऊपर कार्य करता है। न्यूरो सिस्टम 2 आयन पर चलता है, सोडियम आयन और प्रमुख रूप से पोटेशियम आयन। तो ये दोनों आयन प्रमुख रूप से हमारे शरीर के लिए एक नियंत्रक के रूप में या समन्वयक के रूप में प्रमुख रूप से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। सूचनाओं को लाना और ले जाने का प्रमुख रूप से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगला जब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तो कास्टिक सोडा हमारा है। चलो कास्टिक सोडा देख लो। सूत्र NaOH, अणुभार कैसे निकाला? सेम वैसे ही। कैसे? सोडियम का क्या हो जाएगा? 22, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। तो जोड़ दो सबको, सबको जोड़ दोगे तो अणुभार कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसके बाद निकालो निर्माण की विधि कैसे बनाओगे? तो भाई कैसे क्रिया कराते हैं? तो देखो सोडियम क्लोराइड लिया आपने, रिएक्शन से पढ़ लो पहले, फिर थ्योरी पढ़ लेंगे। सोडियम क्लोराइड की क्रिया या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम जब प्रमुख रूप से किसको प्रभावित करते हैं? विद्युत धारा को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो जब यहाँ से प्रमुख रूप से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या? जल को तोड़ दो तो काय में टूट जाएगा? H+ और OH। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यहाँ से Na उठाओ तो इसकी क्रिया किससे करा दो? OH के साथ। तो क्या बन जाएगा? NaOH बन गया कि नहीं बन गया? इसके बाद इस क्रिया में प्रमुख रूप से यहाँ से क्या मुक्त हो जाएगी? क्लोरीन मुक्त हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होने का क्या करेगी? कार्य करेगी। इसीलिए इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली ये जो क्रिया होती है, इसलिए इसको हम क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, अपितु इसकी तुलना में कि कास्टिक सोडे के निर्माण के बारे में लिखिए, कम पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, इसको स्पष्ट करने का कार्य करिए। तो क्लोर क्षार की अभिक्रिया हमें मालूम होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है
तो इस क्रिया के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा प्रमुख रूप से हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, प्राप्ति होती है। प्राप्त होने वाली जो प्रमुख रूप से हमारी जो क्लोरीन होती है, इस क्रिया में किसकी प्राप्ति हो रही है, क्लोरीन की प्राप्ति हो रही है। इसलिए अभी सभी क्रिया को हम क्लोर, देखो क्लोर वर्ड जो आया किससे आया है, क्लोरीन से, और क्षार वर्ड जो आया किससे आया, NaOH से। इसलिए सभी क्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसको हमें निर्माण विधि को लिख लेना है, इसको याद कर लेना बहुत अच्छे से, सिंपल विधि। कास्टिक सोडा का उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक, अपमार्जक मतलब क्या होता है, जो सर्फ होता है ना, निरमा, जैसे आपका एरियल आता है, सर्फ एक्सेल आता है, घड़ी आता है, इनके निर्माण में इसको उपयोग में लाने का कार्य किया जाता है। इसके बाद इसका उपयोग कागज के निर्माण में करते हैं, तेल के शोधन के निर्माण में करते हैं, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में। व्यंजक चूर्ण आगे आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में प्रमुख रूप से इसको उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो पाया जाने वाला हमारा प्रमुख रूप से बना होगा, इसको हम कास्टिक सोडे के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो मुझे आशा है कि ये सारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें, पुराने वीडियोस भी आपको मिलते रहें, नए वीडियोस भी मिलते रहें। तो इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।